Everyone, this is Malik Khwaja from Think Higher Consultants. We are the registered migration agent and education firm in Melbourne and overseas. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन स्किल असेसमेंट प्रोसेस एंड द स्टेट स्पॉन्सरशिप अपडेट्स. सो आज का जो सेशन है वो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि हमारे पास हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे मिस्टर अनिल ख्वाजा जो कि रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हैं और को फाउंडर हैं थिंक हायर के. सो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा वेट कर लेते हैं फॉर आवर ऑडियंस और फिर अभी हम एक ऐड चलाएंगे तो आप लोग जब तक ऐड देखिए और उसके बाद हम मिलते हैं मिस्टर अनिल ख्वाजा के साथ और डिस्कस करते हैं अपना सेशन. थैंक यू. Do you know that the Engineer Australia skill assessment only requires you to have a qualification assessment rather than doing the work experience assessment? It's not mandatory. So if you're going with the Engineer Australia skill assessment, make sure that you straight away go with the qualification assessment. Don't worry about the skill experience to be assessed because it may take a lot of time and department don't really require that one. Do you know that you don't require any release if you have done a 6 months of your principal course? Now lots of students get panic. They really have been misguided by the agents that you have to complete your course, or if you have done 6 months, still you require the university to give you the release, but that's not the case. What you can do, you can jump to the other university as soon as you finish your 6 months of principal course and then formally advise your previous university that you have moved to a new university. There are other ways to do it as well. There are lots of concurrent options happening at the moment. So if you still need help with this one, feel free to contact us. We are more than happy to assist you. Thank you. Welcome back, guys. So we are live again for the topic skill assessment and state sponsorship update. और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे. So we have Mr. Anil Khwaja, co-founder and registered migration agent. Thank you, Malik, for having me today. Thanks for coming with us today. तो जी, तो शुरू करते हैं डायरेक्टली विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए. सो होता क्या है कि हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और ऐसी क्वेरीज आती हैं कि जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आना होता है तो उनको समझ में नहीं आता कि सबसे पहला स्टेप क्या किया जाए. तो जब हम उनको बताते हैं या वो अपनी रिसर्च करके आते हैं तो वो कहते हैं हमें जर्नल स्किल माइग्रेशन अप्लाई करना है. तो कौन सा सबसे पहला स्टेप होगा? ओके, बड़ा अच्छा सवाल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू आर गोइंग विद जर्नल स्किल माइग्रेशन. ठीक है, अब जर्नल स्किल माइग्रेशन को पहले समझ लेते हैं. इट्स अ माइग्रेशन प्रोग्राम विच ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हैज़ ऑफर्ड टू द स्किल्ड वर्कर्स जो कि ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं. ठीक है, अब उनके लिए डिफरेंट सब क्लासेस हैं. तो मेनली जो सब क्लासेस हैं वो है 189, 190 एंड 491. सो दैट bunch of 3 trios we call the general skill migration. Now general skill migration के लिए the first and the foremost process that is called the skill assessment, or in other words that's also called qualification assessment. So अगर qualification assessment या skill assessment की बात हो रही है तो आपने confuse नहीं होना. ठीक है, बहुत सारे जो skill assessment bodies हैं अब वो जो है वो सिर्फ qualification assessment करके देती हैं and skill assessment नाम वो उसको नहीं देते. तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. नाउ व्हाट आर द स्किल असेसमेंट बॉडीज, क्योंकि मैंने अभी बताया तो कि स्किल असेसमेंट बॉडी, लेकिन वो होती क्या है? तो स्किल असेसमेंट बॉडीज एक स्पेसिफिक बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने उन्हें एक्रेडिटेशन दिया हुआ है कि वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की स्किल को असेस करें. नाउ उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं. कुछ सिर्फ क्वालिफिकेशन असेस करते हैं कि आपने अगर क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो दे विल असेस यू बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड. कुछ की इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कुछ की स्किल के लिए आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी होती है. एंड कुछ के पास लाइसेंस रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद ही हम स्किल असेस करेंगे. तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्किल असेसमेंट बॉडीज. All together, I think there are somewhere around 39 to 40 skill assessment bodies, और सबके पास इंडिविजुअल डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं जिनको वो असेस करते हैं. जी, तो आप लोगों ने सुना पूरी डिटेल्स कि आपने कैसे अपना स्टार्ट लेना है फॉर जर्नल स्किल माइग्रेशन
और बहुत ही अच्छी तरीके से अनिल सर ने जो है वो बहुत हमें समझाया है ये चीज़ें। तो थोड़ा-सा और अंदर जाते हैं, डिग डीप करते हैं कि किसी को अगर अपना ऑक्यूपेशन चेक करना हो कि और ये चेक करना हो कि कौन-सी स्किल असेसमेंट बॉडी जो है वो ऑक्यूपेशन असेस कर सकती है, तो वो कैसे चेक करे खुद? एक और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। और देखें, जनरली ये होता है कि डिपार्टमेंट होम अफेयर्स ने चीज़ों को काफ़ी खोल के अपनी वेबसाइट्स पे बताया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो कि क्वाइट नोविस है या कोई बिगनर है तो वो उसको नहीं देख सकता। नाउ इन टर्म्स ऑफ जैसे मलिक ने सवाल किया, तो मलिक देखें, पहला टूल जो आपके पास है जो मोर ऑथेंटिक है वो कहलाता है लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन। तो उसका एक स्पेसिफिक पेज डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। आपने वहाँ जाना है, नेविगेट करना है, अपना ऑक्यूपेशन नेम डालना है एंड दे विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन कि आप कौन सी सब क्लासेस के लिए एलिजिबल हैं, मतलब कौन से वीज़ास डाल सकते हैं, आपका ऑक्यूपेशन असेसमेंट बॉडी कौन सा है। इवन दो देर आर फ्यू जगहों पे तो उन्होंने डिफरेंट केविएट्स या कंडीशंस भी दिए हुए हैं कि अगर आप स्टेट स्पॉन्सरशिप सॉरी एम्प्लॉय स्पॉन्सरशिप की तरफ जा रहे हैं तो क्या केविएट्स हैं। और कहीं जगहों पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी मेंशन किया हुआ है कि ये रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशंस हैं, तो ये आपने रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग पहले लेना है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लिस्ट ऑफ एलिजिबल ऑक्यूपेशन से मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड पार्टी भी काफ़ी टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो एंस को सर्च करके एक टूल्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लैडली अब हम एज अ थिंक हायर भी एक टूल डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इवन हम ये भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कौन से स्टेट्स में एलिजिबल हैं। तो वो अगर आपने कहीं और से देखना है, इंडिविजुअल स्टेट वेबसाइट से देखना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे थिंक हायर के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगी। तो ये और एक आपके पास है, प्लस जो ये इंफॉर्मेशन जो होती है कि आपका ऑक्यूपेशन अगेंस्ट कौन सा बॉडी, इसका ऑब्वियसली एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप वो भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे एक थ्रू आउट लिस्ट मिल जाएगी कि कौन से ऑक्यूपेशन है, उसकी कौन सी असेसमेंट बॉडी है जो उसको असेस करेगा। कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिसमें दो असेसमेंट बॉडीज भी हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलिया एंड वेटासिस, TRA एंड वेटासिस। तो ये आपको एक इजी रहेगा कि जो आपका इजी बॉडी है वहाँ से असेस करा लें। जी, जी, जी। चलें तो फिर ये थोड़ा और डीप इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई कि किस तरीके से आपने अपना ऑक्यूपेशन सर्च करना है। अच्छा, इसी सिलसिले से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं कि वो ऑक्यूपेशन तो अपना आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं बेस्ड ऑन द क्वालिफ़िकेशन, बट वो कहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ, बट सेम उस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट की तरफ से है कि अगर कोई क्लोज़ली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में काम करे, तो वो अपनी स्किल्स असेस कर सकता है और वो कैसे चेक करेंगे कि ये क्लोज़ली रिलेटेड है? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है उनके लिए जिनके जॉब टाइटल्स तो डिफरेंट हैं लेकिन ऑक्यूपेशन JD प्रीटी मच सेम है, जो कि वो नॉमिनेट ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं। नाउ पहला सवाल तो ये आता है कि क्या हमारा जॉब टाइटल भी सेम होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल देता हूँ कि इफ़ यू आर अ बायोमेडिकल इंजीनियर, ठीक है, और अगर आप इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हैं या आप मेडिकल इक्विपमेंट इंजीनियर हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियर तो एक एनस्कोप में उन्होंने एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन दिया हुआ है और मेरा टाइटल तो डिफरेंट है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं। तो पहला सवाल का जवाब तो है कि हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। टाइटल डिफरेंट हो सकता है, इट्स मोर अबाउट द जॉब ड्यूटीज। अब जॉब ड्यूटीज के लिए अगर आप ऑक्यूपेशन सो रेलिवेंसी चाह रहे हैं तो फिर ये हो सकता है कि आपको अपने 4 डिजिट ऑफ एंस्को जो हैं वो आपने मैच करने हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग प्रोफेशनल NEC, अगर आप देखें तो उनके 4 स्टार्ट के जो डिजिट्स हैं वो प्रीटी मच सेम है। ठीक है, और सेम गो विद फाइनेंशियल ब्रोकर्स अलॉन्ग विद एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। तो अगर आप उनका ग्रुप देखें तो ग्रुप सेम है, तो आपका ग्रुप सेम होना चाहिए। तो 4 फर्स्ट डिजिट्स ऑफ योर एंड्स को मेक्स यू द मोस्ट रेलिवेंट टू दैट ऑक्यूपेशन। फिर चाहे आप थोड़ा सा डेफर कर रहे हो या वेरी कर रहे हो तो वो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन 4 डिजिट आपके मैच होने चाहिए। ठीक है, चलें ये बहुत अच्छी जो है वो डिटेल्स अनिल ने शेयर की हैं हमारे साथ कि जो क्लोज़ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एंस्को कोड पहले फाइंड आउट करना है और शुरू के 4 डिजिट अगर मैच हो रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो क्लोज़ रिलेटेड ऑक्यूपेशन है। सो आप बिना किसी फ़िक्र के वो एम्प्लॉयमेंट अपनी क्लेम कर सकते हैं।
और इनिशियली जैसे अनिल ने बताया कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन असेसमेंट ऑलरेडी है तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट की आपको एज सच ज़रूरत नहीं है, सो इट्स नॉट मैंडेटरी। आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में जा सकते हैं अगर आप क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। चलें, अच्छा नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो स्किल असेसमेंट कराना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्किल असेसमेंट ऑक्यूपेशन है जो बहुत कॉमन है, जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। जी तो जो स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेटअसेस हो गया, टीआरए हो गया, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया हो गया, सीपीए, आईपी एंड ऑल दैट। जी सो इनके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ कि कौन सी स्किल असेसमेंट बॉडी किन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस पे असेसमेंट देती है हमें? जी बिल्कुल। देखें, चलें सबसे पहले इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया पे ही आते हैं। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जितने इंजीनियर्स हैं, दे हैव टू गो टू इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया टू गेट देयर स्किल असेसमेंट डन। अब नाउ आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एसोसिएट डिग्री है या ड्राफ्ट पर्सन हैं, लेकिन स्पेशली अगर इंजीनियरिंग कोर आपका बैकग्राउंड है, इंडस्ट्री है, तो यू कैन गो विद एन इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया। Now, Engineers Australia requires you to have certain requirements. उसमें हम definitely बात कर सकते हैं। जो मेन रिक्वायरमेंट उसकी है कि आपकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग रेलिवेंट होनी चाहिए, डिसिप्लिन आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स हैं जो कि आईटी रिलेटेड इंजीनियर्स हैं, फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आपका नेटवर्क इंजीनियर। सो दे ऑल गोज टू अदर बॉडी दैट्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। वो आप इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया आपका असेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थिन लाइन है, पर यस अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्किल असेसमेंट जरूर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन अगेन उसमें भी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं पढ़ाए। ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा कोर आईटी पे चले गए और प्रोग्रामिंग और यही आपने पढ़ा है लेकिन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो वो असेसमेंट बॉडी डिफरेंट हो जाएगी। तो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया ओनली रिक्वायर्स यू टू हैव अ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और इंजीनियरिंग असेसमेंट बोर्ड। जो आपका नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन है वो आईटी रिलेटेड ना हो या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ना हो, साइंस रिलेटेड ना हो, मोर इंजीनियरिंग रिलेटेड हो, पहली चीज। सेकंड जो आपके पास आते हैं वो बहुत जो बड़ी बॉडी है वो है वेटासिस। दे हैव मोर देन 600 ऑक्यूपेशंस टू असेस। और वेटासिस का फायदा ये है कि वेटासिस आपके बहुत सारे ट्रेड ऑक्यूपेशन भी असेस करता है। तो ट्रेड उनके पास 14 to 15 है, लेकिन दे नॉर्मली असेस दोस, और प्लस 600 ऑक्यूपेशन का प्रोफेशनल है जिनको वो करते हैं। तो वेटासिस के पास हीप्स ऑफ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं। दे डू असेस मैनेजर्स, they do assess officers, they do assess life scientists, even motor mechanics and all those stuff. So they have variety of occupations to play for. बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ एंड वेलफेयर मैनेजर एनईसीज है, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हैं, पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल एनईसी, देन यू हैव लाइफ साइंटिस्ट एनईसी। जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो लाइफ साइंटिस्ट एनईसी भी कर सकते हैं। नई चीज़ हमने देखी, फाइनेंशियल ब्रोकर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टर एडवाइजर्स, और इवन इंटरनल ऑडिट इज बीन डन बाय वेटासिस। काफ़ी लोग अंडर इंप्रेशन होते हैं कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो सीपी और आईपी करता है, पर नहीं, वो अकाउंटिंग बॉडी नहीं करता, वो वेटासिस करता है। तो दीज आर लॉट्स ऑफ ऑक्यूपेशंस जो कि वेटासिस करता है। एंड इफ यू डिग इनटू दैट वन तो मोस्ट क्वाइट एक्साइटिंग आपको एक लगेगा कि वेटासिस इज कंपैरेटिवली एन ईजियर बॉडी टू असेस। लोग कहते हैं कि नो गो जोन है, लेकिन आपने समझना पड़ेगा कि आप वेटासिस आपसे चाह क्या रहा है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है कि और डॉक्यूमेंटेशन पता है तो वेटासिस इज द मोस्ट इजीएस्ट बॉडी टू डू, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल एज वेल। दे आर नॉट हार्ड को कि मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए। यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन देम एंड दे कैन गिव यू अ पॉजिटिव आउटकम अगर आपके पास जनरली सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। नाउ और बॉडीज में आपके पास सीपी आईपी आता है और एक सीए है। तो ये तीन बॉडीज एक अकाउंटिंग बॉडीज हैं जो उनके पास 7 से 8 जो ऑक्यूपेशन है उसको असेस करते हैं, लेकिन बॉडीज 3 है। तो एक ये है, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, दे रिक्वायर 7 ईच। वेटासिस का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो जेनेरिक रिक्वायरमेंट वो है कि यू मस्ट हैव अ पोस्ट स्टडी 1 year एक्सपीरियंस एंड दैट 1 year एक्सपीरियंस नीड्स टू बी इन लास्ट 5 years। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 1 year एक्सपीरियंस लास्ट 5 years के अंदर है तो आप डेफिनेटली वेटासिस पे जा सकते हैं। अगेन देयर इज ACS, ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, all IT occupations, vast list of IT occupations, even IT managers, they all been done by ACS.
फिर एनमैक है जो कि नर्सिंग बॉडी है, देन यू ऑलरेडी नीड एन एप्रा रजिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एनमैक, या आप फुल स्किल असेसमेंट जा सकते हैं अगर आप उन 5 कंट्रीज में नर्सिंग किया हुआ है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड 2 मोर, तो देन आप फुल स्किल असेसमेंट के लिए भी डायरेक्ट जा सकते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड एन एप्रा रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे टीआर हैं, टीआर डज ऑल द ट्रेड ऑक्यूपेशंस, यू नेम इट, सारे वो करते हैं, ठीक है। तो यू कैन हैव हीप्स ऑफ बॉडीज, एंड देन बहुत सारी जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे, ए फार्मेसी, तो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल जो है वो फार्मासिस्ट को करती हैं। अब यहाँ पे भी एक है कि अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, रिटेल फार्मासिस्ट हैं, तो आपको जाना है फार्मेसी से, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट हैं तो आपको वेटासा से जाना है। तो ये काफी लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। फार्मेसी टेक्नीशियन कैन बी डन फ्रॉम वेटासस, तो ये बाकी चीजें लोगों को नहीं पता होती हैं, तो ये सारा है। बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन अनिल ने प्रोवाइड की है यहाँ पे हमें। तो अभी थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अनिल ने सबसे पहले हमें बताया कि किस तरीके से आपने अपना ऑक्यूपेशन चेक करना है। तो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जाके अपना ऑक्यूपेशन टाइप कर सकते हैं। वहाँ पे उसका एंस्को कोड आएगा, उसके एंस्को कोड से आपको पता चलेगा कि क्लोज रिलेटेड ग्रुप्स कौन से हैं। वहाँ पे स्किल असेसमेंट बॉडी टाइप आएगी, जहाँ से आप क्लिक करके स्किल असेसमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फर्दर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आपने सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, सब्सक्राइब करना है, और वहाँ पे बहुत सारी स्किल असेसमेंट की वीडियोस मौजूद हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है वेटएसएस के बारे में, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में, एनमैक के बारे में, अकाउंटिंग, यू नेम इट, एवरीथिंग विल बी देयर। और हम तो अभी लाइव सेशन में आपके पास आते ही हैं आपकी फर्दर क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो अभी अनिल क्या करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उस ब्रेक में आप थोड़ी हमारी एड्स देखें यूट्यूब का, जैसे मैंने आपको बताया है, उस पर जाके आप हमें सब्सक्राइब करें, और फिर इसके बाद फिर हम आते हैं और फिर फर्दर हम डिस्कस करते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंट्स के लिए, कि अकाउंटेंट्स कैसे डिसाइड करें कि कौन सी स्किल असेसमेंट बॉडी के पास हो जाएं, आईपीए पे जाएं, सीपीए पे जाएं या सीए पे जाएं। तो वी विल बी राइट बैक, थैंक यू। Do you know that the Engineer Australia skill assessment only requires you to have a qualification assessment rather than doing the work experience assessment? It's not mandatory. So if you're going with Engineer Australia skill assessment, make sure that you straight away go with the qualification assessment. Don't worry about the skill experience to be assessed because it may take a lot of time and department don't really require that one. Do you know that you don't require any release if you have done a 6 months of your principal course? Now lots of students get panic. They really have been misguided by the agents that you have to complete your course, or if you have done 6 months still you require the university to give you the release, but that's not the case. What you can do, you can jump to the other university as soon as you finish your 6 months of principal course and then formally advise your previous university that you have moved to a new university. There are other ways to do it as well. There are lots of concurrent options happening at the moment. So if you still need help with this one, feel free to contact us. We are more than happy to assist you. Thank you. वेलकम बैक गाइस। सो जो लोग जिन्होंने सवालात हमें स्ट्रीम पे किए हुए हैं, तो आप लोग परेशान ना होइए, आप सबके सवालात हम लोग स्क्रीन पे लेंगे। जैसे ही हम ये वाला टॉपिक फिनिश करते हैं उसके बाद हम Q&A सेशन शुरू करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोगों के दोस्त, फैमिली मेम्बर जितने भी हैं, सबको इस वीडियो पे टैग करें ताकि सब इधर आएँ और फिर वो अपने क्वेश्चंस के आंसर हमसे ले सकें। तो अनिल, ब्रेक्स पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया था और मैंने एक सवाल उठाया था कि अकाउंटेंट्स हमारे पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। 3 स्किल असेसमेंट बॉडी हमारे पास वहाँ शो हो रही है, सीपीए है, सीए है, आईपीए है। तो किस असेसमेंट बॉडी के पास वो जाएं असेसमेंट कराने में, किस असेसमेंट बॉडी के पास कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या ट्यूशन कोई, क्या फ़ीस उसकी डिफरेंट है, किस तरीके से असेसमेंट प्रोसेस है, प्रोसेसिंग टाइम का फ़र्क है, क्या है थोड़ा सा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, तीनों बॉडीज नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशंस तो सेम ही असेस करती हैं, ठीक है। दे हैव ऑल द अकाउंटिंग ऑक्यूपेशंस जो असेस करना है।
बाकी रही बात तो कपल ऑफ बॉडीज हैं जिनके पास फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस हैं और कुछ के पास फास्ट ट्रैक नहीं है, एंड ऑब्वियसली फीस का भी डिफरेंस है, कुछ $30-40 या $100 का फर्क है इन द फास्ट ट्रैक एप्लीकेशंस एज वेल। जनरली द मोस्ट बिलोवेड जो हमारे पास असेसमेंट बॉडी है वो सीपीए। एवरीबडी वांट्स टू गेट द डिग्री असेसमेंट सीपीए। बात वही है, सेम है, इट्स मोर अबाउट कि डाउन द लाइन इफ यू वांटेड टू गेट अ सीपीए मेंबरशिप और सीपीए जो भी अगर आपने आगे सीपीए के साथ जाना है अपने बॉडी को लेके, लाइक आपके जो फ्यूचर प्लान्स है, तो आप सीपीए से करें। whereas IPA is also a good body and chartered accountants is also a good body. IPA का फायदा ये है कि IPA has a fast track. So if you want to go with a fast track और आपने जल्दी एप्लीकेशन असेस करना है, and they generally give you assurance कि वो 2 से 3 दिन में भी आपको करके दे सकते हैं, तो उसके लिए आप IPA जाएं। दे आस्क फॉर अ प्रीमियम प्राइस, वो आई थिंक $660 या $680 जो उन्होंने आते आते में $690 कर दिए। सो दैट इज व्हाट दे चार्ज यू फॉर द फास्ट ट्रैक। नाउ CA भी बहुत सारे लोग करते हैं कि CA का फायदा ये कि CA जो ओवरसीज क्वालिफिकेशंस हैं उनके लिए उन्होंने एक सर्टेन लिस्ट आई थिंक उनके वेबसाइट पे या उन्होंने उसकी गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जैसे कि ICMAP है या आई थिंक चार्टर अकाउंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं, अगर पाकिस्तान से आपने किया हुआ है, कुछ फेलोशिप्स वगैरह किए हुए, तो दे डू एक्सेप्ट दोज एज वेल। सेम गोज विद IPA भी ऐसे है कि अगर आपने ACCA से सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो दे हैव क्लियर गाइडलाइंस कि वो आपको असेसमेंट दे देंगे। तो आपने ऑब्वियसली अपने मुताबिक जो आपने स्टडी किया है उस मुताबिक अभी बॉडी चूज करते हैं। बट येस, ऑल 3 बॉडीज है सिमिलर असेसमेंट स्ट्रक्चर, अगर आप उनसे जाना चाहें तो जा सकते हैं। हाँ, जिन्हें अगर असेसमेंट एक्सपीरियंस का करवाना है तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है टू CPA, क्योंकि CPA आर वेरी वेरी टफ टू गेट अ स्किल क्वालिफिकेशन, सॉरी एक्सपीरियंस असेसमेंट। क्वालिफिकेशन तो इजीली हो जाता है पर एक्सपीरियंस गेट्स टफर। तो फिर आप IPA और CA देख सकते हैं, दैट कैन बी योर सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी कंपैरेटिव। और अगर एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो यू कैन गो विद CA, you can go with IPA, depends on what you have done or what you have studied. But again, yeah, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली फास्ट ट्रैक। बट फास्ट ट्रैक अगर आपको 2 से 3 दिन में अगर असेसमेंट मिल रहा है तो व्हाई यू शुड गो विद कि आप 3 से 4 महीने वेट करें CPA का टू गिव यू एन आंसर। थैंक यू सो मच अनिल फॉर दिस डिटेल्ड आंसर। तो अब जितने भी अकाउंटेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे, आप लोग ज़रूर टैग करेंगे, तो उनको ये आंसर मिल गया होगा कि कौन सी असेसमेंट बॉडी के पास उनको जाना चाहिए और किस में उनको जो है वो बहुत जल्दी आउटकम मिल सकता है और मिनिमल फीस पे मिल सकता है। ठीक है, तो एक छोटी सी अपडेट हम शेयर कर लेते हैं फॉर स्टेट स्पॉन्सरशिप, क्योंकि हमारे टॉपिक में ये भी आ रहा है। ठीक है, तो छोटी सी अपडेट ये शेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाते हैं। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को टैग करें ताकि वो सब आके अपने सवालात हम हमारे साथ शेयर कर सकें। इफ़ इन केस आप ये लाइव स्ट्रीम मिस कर लेते हैं तो आप ये बाद में भी वॉच कर सकते हैं, और अगर स्टिल आपके पास फर्दर क्यूरीज आती हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारी ऑफिस हमेशा खुली है आप लोगों के लिए टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। तो जी अनिल, कुछ अपडेट बता दें स्टेट स्पॉन्सरशिप के लिए, किस चीज़ का वेट हो रहा है, क्यों हर स्टेट जो है वो हमें कह रहा है कि हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे, बट 1 महीना हो गया अब तो कुछ आया नहीं। देखें, इसमें कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। जनरली स्टेट्स द प्रोसेस ये होता है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपना बजट करती हैं, वो एलोकेट करती हैं सीट्स, देन द समरी गोज टू डिपार्टमेंट होम अफेयर्स। होम अफेयर्स को फिर एलोकेट करना होता है सीट्स बेस्ड ऑन जो भी उनके पास पॉलिसी आता है या उनके पास जो रिसर्च आ रहा है या जो भी उनके पास रिकमेंडेशंस आ रही हैं उससे वो एलोकेट करते हैं टू स्टेट्स। नाउ गवर्नमेंट से रिलीज हो गई है कोटा, नाउ इट्स ऑन द डिपार्टमेंट होम अफेयर्स, नाउ दे आर होल्डिंग इट अप। आई बिलीव कि उनको बैकलॉग फिनिश करना है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट एट द मोमेंट स्टार्टेड गिविंग द एलोकेशंस, क्योंकि एक बार एलोकेशंस हो गए, नॉमिनेशन स्टार्ट हो गई तो फिर वीजा भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट मे बी वन केस। Apart from that, there might be a major shift in the policy, but we are not sure about that one. So ये हमें देखना है। पर yes, कोई मेजर नहीं है, पर हाँ कुछ इंसाइट्स हमें मिली हैं। स्टेट स्पॉन्सरशिप्स ने ये ज़रूर कहा है कि बहुत सारे स्टेट्स दे हैव गिवन, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया की हमारी बात कर रहे थे हम, विक्टोरिया बात कर रहे थे कि दे आर नॉट चेंजिंग द पॉलिसी मच। तो अगर लोकेशंस आ जाती हैं तो आई थिंक रिक्वायरमेंट्स और उनकी पॉलिसी प्रीटी मच सेम रहेगी जो कि लास्ट ईयर थी। एंड आई थिंक कोटा ज़्यादा है इस बार, तो हो सकता है ज़्यादा इन्विटेशंस आए, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मोस्ट प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स। पर अपार्ट फ्रॉम दैट चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं है।
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का हम वेट कर रहे हैं कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट आ जाए। आई थिंक उनकी भी पॉलिसी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, पर लिस्ट का वेट कर रहे हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की भी लिस्ट का वेट कर रहे हैं। उन्होंने तो इनडायरेक्टली अपने वेबिनार्स में कहा भी है कि वो पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। विक्टोरिया से तो खुद मैं इन पर्सन भी मिला हूँ जब मैं वेटासिस का भी रिसेंटली वी वर इन द सिम्पोजियम, so I asked specifically this question to the Victorian department. They said we won't be changing much of our requirements, so it would be pretty much almost the same like the last year, so which is a good sign. Now आपके पास Queensland है that they are always slow up. I don't know how they come up with their policies. And I think Northern Territory, तो they are still taking the applications, but वो अभी ग्रांट नहीं कर रहे, तो which means कि उनकी policies में कोई change नहीं आएगा। और lastly but not least आपका तस्मानिया का ऑलरेडी पॉलिसी आया हुआ है, तो you know we are all sorted with all of the states. It's just the matter के allocations आए तो फिर आगे बात बने। जी So I think जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, आई थिंक वो स्टिल ओपन है टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशंस, बट आई थिंक वो जस्ट वेट कर रहे हैं फॉर द कोटा टू अप्रूव द नॉमिनेशन एंड गिव देम द इनवाइट, राइट? yes एंड आई थिंक तस्मानिया के सेम ऐसे ही है। बाकी Absolutely. सारे वेट स्टेट्स पे हम फिलहाल वेट कर रहे हैं। हाँ जी अच्छा, तो पिछले साल आई थिंक अराउंड मिड ऑफ अगस्त में एलोकेशन डिपार्टमेंट ने एलोकेट कर दी थी, जी तो इस साल आपको क्या लगता है कि कब तक होने वाला है? क्या सिमिलर रिपीट होगा या स्टिल ये सीक्रेट है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ? गई I think it's more secret. We are not sure, but जो हमारा I think prediction दे देते हैं आज, ठीक है, let's see आते हैं। मुझे लगता है कि 23rd of August this month I think 189 राउंड शायद हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, ये बहुत ही मुझे ज़्यादा based on my experience and I'm feeling it कि 189 राउंड्स 23rd अगस्त को I think के हो जाएंगे। तो keep an eye on your emails जिन्होंने EYs अपने खुद लॉन्च किए हैं, whereas we are here, so we can definitely get back to you if needed be. Yeah. ठीक है, चलें तो अब ये डिस्कशन बहुत हो गई है। हमारे काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो क्वेश्चंस कर चुके हैं और अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस लेंगे और उनको आंसर करेंगे रिगार्डिंग द स्किल असेसमेंट एंड स्टेट स्पॉन्सरशिप। तो अभी हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। Hi Anil, I hope you are doing well. As discussed in last session, what are the chances of my 491 grant this month? I have been acquired by anti-nomination about my visa application through survey. So मोहम्मद जुनैद खान ने सवाल पूछा है कि लास्ट सेशन में भी इन्होंने एक सवाल पूछा था कि 491 में कब ग्रांट होगा, और एंटी गवर्नमेंट से इनको सर्वेज आना शुरू हो गए हैं। So surveys are good. अगर आपको सर्वेज आए तो मीन्स के देखें, अब एनटी के सर्वे तो आपको जनरली आएंगे। स्टेट स्पॉन्सरशिप दे विल स्टार्ट डूइंग द सर्वेज एवरी 3 months, और क्वार्टरली होता है, 6 months होता है। आपकी एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट होम अफेयर्स के बाद है, so it's nothing to do with एनटी अगर आपको सर्विस भेज भी रहा है तो it has no connection with the visa application, but yes very soon allocations आ गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता वीज़ाज ओपन हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका फाइनल स्टेज पे था, तो एनी टाइम सूनर लेटर आई थिंक इंशाल्लाह गौरी यू विल हैव अ वीज़ा। I know we've been waiting for long, but again, department कभी slow होता है, कभी fast होता है, but rest assured that inshallah visa आना है. So we'll see how things go from there. But hopefully, hope for the good. Yeah. So I believe अगर आपको सर्विस की ईमेल्स आ रही हैं तो एज एडवाइज बाय द स्टेट कि जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं होता है तो सर्वे इतना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप सर्वे खोल के देखें मे बी उसमें सवाल पूछा हो कि वीज़ा ग्रांट हो गया या नहीं हुआ, तो अगर इस तरह का कुछ सवाल है तो आप भर दें, कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं है तो यू कैन स्किप इट एंड वेट फॉर द वीज़ा ग्रांट आई थिंक। अच्छा, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। Kindly share information about state nominations and when will they reopen RDA this year? So I think ये हम already discuss कर चुके हैं सेशन में, but repeat कर लेते हैं आज़ाद जैन साहब के लिए। हाँ जी। So आज़ाद स्टेट्स नॉमिनेशंस जो हैं अभी स्टिल वेट कर रही हैं एलोकेशंस का फ्रॉम डिपार्टमेंट होम अफेयर्स, जो कि मोस्ट लाइकली है कि अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में डेफिनेटली वो एलोकेट कर देंगे और कुछ स्टेट्स जो स्टार्ट कर देंगे नॉमिनेशन देना। 23rd या 24th ऑफ अगस्त का तो मैं एक प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि 189 राउंड हो जाएगा, तो आई बिलीव कि 12 दिन ही है, लेट्स वेट के हाउ थिंग्स गो फ्रॉम हियर। बाकी आरडीए भी उसी टाइम पे ओपन होगा, क्योंकि आरडीए इज सिमिलर टू स्टेट स्पॉन्सरशिप्स, न्यू साउथ वेल्स आरडीए के थ्रू देता है नॉमिनेशंस, सो वी जस्ट नीड टू वेट।
So let's hope that we get things out Mhm. here, and Mhm. as soon as हमारे पास जो है वो न्यू आती है न्यूज़, तो हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू दे देंगे. Mhm. Whereas I believe के maximum a week or two, not more than that. Yeah. तो इन्होंने ज़रा आरडीए का जिक्र किया है, तो आई थिंक लास्ट ईयर न्यू साउथ वेल्स में अकाउंटेंट्स के लिए आरडीए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खुला था. तो आई थिंक उनके लिए यही एडवाइस किया जाएगा कि आप जो है वो हमारी न्यूज़ और होम अफेयर्स की न्यूज़ पे ध्यान दें, क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अकाउंटेंट्स के लिए खुलता है. इस मरतबा नॉट श्योर कि ये सेम चीज़ रिपीट होगी, बट जस्ट लैच दैट अपॉर्चुनिटी अगर वो खुलता है तो. नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं. अच्छा, how to do engineer skill assessment if someone completed petroleum engineering in 2018 but have no work experience, did MBA in 2020 and have 3 years of experience in MBA, how to cover that gap? All right. So, Steve, generally for the skill assessment, and especially for the Engineers Australia, because you are a petroleum engineer, you don't require work experience. So they don't see your gaps and whatever you have done, and they will see more of your qualification. If you have successfully completed bachelors of engineering, petroleum engineering, or then I think qualification assessment would not be an issue. You just need to write the CDRs. And if your qualification falls under Washington Accord, then you can always go within Washington Accord accreditation. But apart from it, I don't think so there would be an issue. So you don't need to worry about filling, covering up that MBA 2022 and 3 years of MBA. That is not generally a gap for Australian migration. Hope that helps. Yeah. Thank you. Next question की तरफ आते हैं. Thanks Anil and Malik for your support in my migration journey. I am in Sydney on 189 visa. Thank you so much for Wonderful. the compliment. Yes, So Anil. I think if you would put your name as well, because Hmm. immigration talks, I believe that's the vlog you. I think you working on it, but I believe that you should put the name, and thank you so much for that. I think it's Name. Adil Mehdi. Adil Ahmed. Okay, Adil Ahmed. Yeah. So Adil Ahmed, thank you so much for this great news, and I believe that you must be happy enough now, and all the way. So if we come to Sydney, we'll definitely meet you as well. Okay. Sure. Okay, so before we going for the next question, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक आने के बाद फौरन हम हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे. फिक्र की बात नहीं है. Be right back. Hello everyone. Do you know that the Engineer Australia skill assessment only requires you to have a qualification assessment rather than doing the work experience assessment? It's not mandatory. So if you're going with Engineer Australia skill assessment, make sure that you straight away go with the qualification assessment. Don't worry about the skill experience to be assessed because it may take a lot of time and department don't really require that one. Welcome back. So बहुत छोटी सी ब्रेक थी, तो क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं. जी, तो हिमानी गुप्ता ने सवाल किया है, सर एनी अपडेट ऑन विक्टोरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेल्स फॉर EOI? Okay, so I think we have already given the answer. We are just waiting for the state's allocation to happen, which might be inshallah in next 1 or 2 weeks. That's what our assessment is. Whereas 189 rounds, my prediction would be 23rd of August. So let's see how things go from there. So next question. So Asad then again asked, what about the New South Wales RDA? I think we already answered that. I have done skill assessment from EA as petroleum engineer, having 70 points, including the state nomination points. What are the chances according to last year's invitations? Okay, I think we have already discussed Yes. about this one, Right. that Yes. we're still waiting for the state sponsorship allocations to happen. So RDA will automatically kick in as soon as New South Wales have the allocation. Now petroleum engineer with 70 points, including state nomination. See, again, state nomination is not based on the points how much you have it. It's the requirements you meeting it. Now, if RDA, generally your requirements is all good. People have got invitations on 65 points as well. So 70 with
including state points, are not bad. If pretty much the same policy will come, then I Mhm. don't think so there would be any issues. Inshallah, Mhm. invite aa jayega. But as soon as RDAs open up, you need to immediately launch an application because first come first serve hai yahan pe. Yes. So just hope that you get an invitation quicker. Yeah. But generally, they take 3 to 4 weeks or 5 weeks to give you an outcome. सो न्यू साउथ वेल्स आई थिंक आरडीए के अंदर 2 पाथवेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं, बट आपने इस ऑक्यूपेशन लिस्ट चेक करनी होगी जो अपडेटेड आने वाली है. मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहेगी लिस्ट, पेट्रोलियम इंजीनियर में भी शायद था उसके अंदर. सो 2 पाथवे हैं, एक ये है कि आप EOI डाल के वेट कर सकते हैं फॉर द डायरेक्ट इनवाइट, एंड सेकंड वन इज इफ योर ऑक्यूपेशन इज इन द लिस्ट you should apply EOI and nomination straight away to the RDA. वेट करने की ज़रूरत नहीं है. वेट करेंगे तो जैसे अकाउंटेंट के साथ हुआ था लास्ट ईयर, एक दिन में ही जो है वो ऑक्यूपेशन रिमूव हो गए थे, और आईटी ऑक्यूपेशंस के साथ भी इसी तरीके से हुआ था. विद इन अ वीक जो है वो ऑक्यूपेशंस चले गए थे. या सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अच्छा, एक चीज मैं और इस पे ऐड कर दूं फॉर आरडीए. जैसे हमने कहा कि फर्स्ट कम बेस्ट स्ट्रेस होता है, तो यू हैव टू अप्लाई इमीडिएटली. जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि we generally want you to lodge a separate application. Don't wait for the new softwares to invite you. Obviously, it's an expensive one, but more sort of to expedite your application. ठीक है, तो quicker turnaround time होता है, आपको wait forever नहीं करना पड़ता. And then again, quicker is better. और RDA allocations भी सब RDA को different allocations मिलती हैं. Sometimes occupation रहता है लेकिन RDA के पास seats ही नहीं है. तो ये भी आपने क्या रखना है कि पहले फर्स्ट फ्यू डेज में ही आप लॉन्च कर दें अपनी आरडीए. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफशोर है तो ईजियर है. ऑनशोर में बहुत सारे अदर डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं, पर ऑनशोर अगर आप ऑफशोर हैं तो बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन ही होता है. इवन रेसिडेंशियल प्रूफ आपको ज़्यादा नहीं देने, तो इट्स ईजियर. सो या लेट्स होप दैट आरडीए जल्दी खुलें तो आप लोग भी अपने एप्लीकेशन डाल सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Hasnan Aziz, hello sir, this is Hasnan from Pakistan. I submitted my EOI on 5th August as an overseas applicant and I am an industrial pharmacist. What are the chances for 491? Alright, so couple of information इसमें मिसिंग है. आपके पॉइंट्स कितने हैं, आपने कौन सी EOIs डाली हैं, स्टेट्स अभी ओपन हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली आई कांट कमेंट कि आपके चांसेस क्या होंगे. लेकिन अगेन इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट इज अ गुड ऑक्यूपेशन, तो अगर आपका पॉजिटिव वेटासिस से आउटकम है तो डेफिनेटली चांसेस आर गुड. बाकी अगर आपने इंडिविजुअल खुद एप्लीकेशन की है तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड हायर अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट. चाहे आप थिंक हायर लें या कोई और लें, पर माइग्रेशन एजेंट के साथ जाएं ताकि आपको अपडेटेड डिटेल्स क्विक का मिले. आपका खुद का मे बी पॉसिबल जैसे आरडी आप मिस कर जाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके एजेंट्स बताते हैं. तो आई बिलीव बट ऑक्यूपेशन इज गुड, chances inshallah better ही हैं, पर obviously we need to dig into more into your assessments and all those stuff. So hopefully अगर आप हमसे बस assistance लेते हैं तो you just contact my team and more than happy to help you out. Thank you so much Hasnan. So next question लेते हैं हम. Himani again, sir, I have 70 points as analyst programmer. Any chance for 189? I think इसका आंसर मैं ही कर देता हूँ. So Himani, as predicted, 23rd August. Let's see how things goes. 23rd अगस्त को जो डाटा आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इनविटेशंस कितने पॉइंट्स पे आने हैं फॉर द अपकमिंग राउंड आफ्टर 23rd अगस्त. अच्छा, 23rd अगस्त प्रिडिक्टेड डेट है, तो लेट्स सी हाउ इट गोस. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Furqan Javed, I have heard the department will clear all visa backlog by the end of this year. Is this true? Info true? More likely yes, because उन्होंने यही कहा है कि जल्दी करेंगे ताकि न्यू इनविटेशंस, जैसे मैंने कहा इनविटेशंस न्यू आएंगे तो दे ऑब्वियसली नीड टू एलोकेट दोस टू द न्यू केस ऑफिसर्स. तो यस, पुराना बैकलॉग तो उन्हें ख़त्म करना है डेफिनेटली. हाँ, तो ऑलमोस्ट ये 90% 99% न्यूज़ ट्रू है अगर ये किसी ऑफिशियल उससे आई है तो. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Furqan again, is it mandatory that if you married in future you have to apply for partner visa or you can apply visit visa as well? ऑब्वियसली पार्टनर वीज़ा करेंगे तो परमानेंटली रख सकेंगे. विजिट वीज़ा पे तो आपको टेम्परेरी वीज़ास मिलेगा, पर जनरली फॉर पाकिस्तान होल्डर्स वी डू लॉन्च अ पार्टनर वीज़ा फर्स्ट एंड देन अ विजिट वीज़ा इफ़ यू रियली वांट टू मीट योर पार्टनर एंड आप खुद पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो हम इस तरह से करते हैं. लेकिन पार्टनर वीज़ा डेफिनेटली डालना है. विजिट वीज़ा आप डाल सकते हैं, लेकिन लाइकली अदर नेशनलिटीज़ लाइक वी हैव लॉट्स ऑफ इंडियन क्लाइंट्स
they can apply for visitor visa. It's easier to get a visitor visa on their on the process based on the Indian embassy. So they are quicker. But whereas Pakistani passport, it's difficult to apply for visitor visa first. Mhm. Let's go to the next one. Yeah. I think that is yeah. Hi Anil, I seen recent post on Instagram regarding apply for student visa with no bank statement required. Would you please describe more about this? I think हमारा session वैसे skill assessment process and state I think I sponsorship update can के लिए, still but I can okay, answer. चलें Erid, All let's right, see. so Erid, obviously, thank you so much for first of all following me on Instagram. That's good. I'm quite happy that I have another viewer or a follower. Now, apply for Australian visa with no bank. Yes, so we have we have couple of options for level one. So level one provider requires no financials, no English. So if you wanted to apply for a student visa from even from offshore, onshore, if you go to a level one provider, you don't require these. So no bank statement, no financials, you can still lodge. Yes, during the process, it may the case officer may ask for a financial documents, but generally they don't ask for the level one providers. So this is how it happens. Now the requirements, as we have already published, that you must have minimum, even though English is not required, but we do require for our admission processes 5.5 for equivalent PT. That can be 42, 43 overall PT you require. And then you also must be don't have a gap for more than 12 months of your intermediate, because these are especially for those who have recently done the year 12. So 2022 pass out or 23 pass out. So that's the max we can take the pass outs. Even though if you have done a bachelor's and recently done it, we still have options to go for, but they are quite limited. And then probably another one is that most likely we are encouraging those who are single. If you're married, then it's going to be difficult to meet the GT. So these are the basic requirements, and I've already explained you that we have a level one provider, which they are offering offshore, onshore both. But right now we are not taking any Indian students. So at the moment, not to India, because it's a diploma-based one, and diploma-based visas are not happening at the moment, especially for the Indian nationals offshore. Thank you, Aline, for answering this. So we will take our last break, and then break से आने के बाद हम अपने बाकी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, and then we'll send our session. So जल्दी से जितने भी आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको टैग करें, उनको कहें, उनको अपना लिंक्स भेजें, कैसे भी करके उनको बुलाएं. जितने सवाल आज आप पूछ सकते हैं. आज आप लोगों का लकी डे है, बिकॉज सीट एलोकेशंस आने वाली हैं. 23 अगस्त की प्रेडिक्शन हो चुकी है. तो जितने सवाल आपने कर लें और अभी से तैयारी कर लें फॉर द स्किल असेसमेंट प्रोसेस एज वेल एज स्किल माइग्रेशन के लिए. So we'll be right back after this break. Thank you. Hello everyone, this is Anil Khwaja. I'm a registered migration agent and co-founder of ThinkHack Consultants. Another exciting news. Now you can apply for 408 dependent visa if your spouse or children are offshore, and you right now have got the 408 visa. So don't listen to the agents who are talking that you cannot, but you can. We have got several visas these days, and you should also let this opportunity to meet your loved ones. Welcome back, guys. So this was our last break. और अब जितने भी सवालात हैं हम फाइनली लेते हैं और फिर हम सेशन को एंड करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. So this is from Shahrukh Wasim. Please suggest which city should I move to, as I have got 476 visa. My profession is civil engineer. Okay. Very good question. I think we have made a video on this one as well. Case engineering pathways क्या हो सकते हैं if you wanted to apply for PR on 476. देखिए दो pathways हैं. पहला तो obviously कुछ states हैं जो कि आपको residential requirement meet करने पे भी permanent residency देते हैं, but only you need to work in any occupation like South Australia. So you can go in a regional South Australia, stay there for 6 months, do any job for 30 hours per week. Now, obviously, you're on a 476, so you can do full time as well. And then you can apply 491. Whereas, अगर आपको civil engineering की job मिल जाती है in South Australia, so you can do it for 12 months or 18 months, whatever the requirements are. So उसके लिए आपने regional South Australia में नहीं रहना. लेकिन again, they will give you 190.
So that is one option. You can also go to NT. NT be quite welcoming hai. They have two streams. One is that you live in NT for minimum 12 months, क्लोजली रेलिवेंट या कुछ भी ऐसा जॉब कर लें जो कि आप प्रूव कर लें कि ये थोड़ी सी रेलिवेंसी है टू इंजीनियरिंग, दे कैन स्टिल कंसिडर फॉर 491. अगर आप 1 year या 1 and 2 years इंजीनियरिंग जॉब कर लेते हैं एनटी में तो दे स्ट्रेट अवे गिव यू 190. वेरएज इनके पास स्टडी पाथवे भी है कि आपको जॉब नहीं मिली, आप कोई भी जॉब करें 2 साल, कोई भी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा पढ़ लें वहाँ पे, स्ट्रेट अवे दे कैन गिव यू 491. So there are lots of options for you. And then Victoria is good for engineers, but you need to find a job because the competition is higher. But yes, civil engineers on their priority list, so आप Victoria भी आ सकते हैं, लेकिन इसका कोई concrete answer नहीं है. It depends on what lifestyle you needed और आपने क्या करना है. जैसे एनटी है, एनटी का हम कह सकते हैं कि उनके रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती, तो आप जाएंगे तो डेफिनेटली 2 साल के बाद आपको मिलेगा. विक्टोरिया का आपको वेट करना पड़ेगा. अब वी कैन गारंटी कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, वी नॉट श्योर, बट येस देयर आर चांसेस. लॉट्स ऑफ पीपल को सिडनी एज वेल, न्यू साउथ वेल्स क्वाइट जल्दी ओपन कर देता, बट दे रिक्वायर मोर पॉइंट, 70-80 पॉइंट्स पे अगर सिविल इंजीनियर जल्दी आ जाता है 85 पे. सो देयर आर, एवरी स्टेट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आई वुड सजेस्ट कि आप देखें कि क्या है, लेकिन कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए. लाइक एनटी में मैंने कहा कि स्टडी ऑप्शन एज अ बैकअप, तो वो आपको हमेशा फायदा देता है, क्योंकि वो फिर ऑप्शन खत्म नहीं होगा. आप स्टडी कर लेंगे तो हो जाएगा. तो साउथ ऑस्ट्रेलिया यू कैन स्टडी, तो आपको स्टडी पाथ पे भी मिल जाएगा, साथ साथ अगर रहने वाले रिक्वायरमेंट होगा तो वो भी मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ वी डू इट. Thank you so much, Anil, for answering this. And Shahrukh, I think one more suggestion for you. सिंस आपने मेंशन किया है कि 476 वीज़ा मिला है अभी आपको और काम होना है, तो आई थिंक जैसे हमारा टॉपिक से कह रहा है स्किल असेसमेंट प्रोसेस, तो आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले स्किल असेसमेंट कर लें ताकि आप माइग्रेशन भी अप्लाई कर सकें आफ्टर मूविंग और इवन बिफोर मूविंग. तो स्किल असेसमेंट के लिए 476 वीज़ा वाले नॉर्मली वही होते हैं जिनका वाशिंगटन अकॉर्ड क्वालिफिकेशन होती है, बट स्टिल आपने चेक करनी है अपनी कंट्री की वेबसाइट, वहाँ पे चेक करना है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन का जो ईयर है वो सेम उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है. और ये चेक करने के लिए अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्लीज़ हम लोग को कॉन्टैक्ट करें. वी कैन अप्लाई स्किल असेसमेंट फॉर यू एंड देन लीड यू टू परमानेंट रेजिडेंसी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Manmeet Singh, I am whole pharmacist. Please, what are chances for 491 whole pharmacist? I think Manmeet means that you are a pharmacist. Pharmacist, Because a pharmacist, so you need to get your skill assessment done. Skill assessment done होगा तो ही chances आगे हैं. अब आप क्लिनिकल हैं, हॉस्पिटल है, रिटेल है, इंडस्ट्रियल है, हम इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो पहले तो आपको वो देखना है. उस हिसाब से स्किल असेसमेंट होगा, देन विल लुक फॉर अ स्टेट स्पॉन्सरशिप फॉर यू अगर आप 491 की तरफ जा रहे हैं. तो चांसेस अच्छे हैं एज अ फार्मासिस्ट, बट आपने स्किल असेसमेंट कराना है. और अगेन जैसे हम कहते हैं कि बहुत से लोग फार्मासिस्ट नहीं बन पाते, तो फार्मेसी टेक्नीशियन भी हो सकते हैं अगर आपकी जेडीज मैच कर जाती हैं व्हाट यू आर डूइंग इट. बहुत सारे लोग टेक्नीशियन होते हैं, दे आर नॉट फार्मासिस्ट इन बैक होम दैट, क्योंकि उनके लिए लाइसेंस और बाकी चीज़ें रजिस्ट्रेशन होती है. इवन इंडिया पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो आप जो है इन ऑक्यूपेशंस में भी जा सकते हैं. तो लेट्स गिव अस द प्रोफाइल, सेंड अस द प्रोफाइल, आवर पीआर टीम विल डिस्कस एंड गेट बैक टू यू ऑन दैट वन. तो छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं कि जो 3 ऑक्यूपेशन आपने बताया और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन में के रिक्वायरमेंट, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है. आई थिंक वो जो 3 ऑक्यूपेशन जो आपने बताया क्लिनिकल वगैरह, उसमें आई थिंक कैप्स टेस्ट देने की जरूरत है. जी, तो वो ऑस्ट्रेलियन फार्म सी से होता है. तो ऑस्ट्रेलियन फार्म सी की रिक्वायरमेंट ये है कि यू मस्ट हैव एन आइल्स 7 ईच, आई थिंक उनकी रिक्वायरमेंट है, और इक्विवेलेंट पीटी भी शायद वो एक्सेप्ट करते हैं. वी नीड टू डबल चेक दैट वन. एंड यू नीड टू डू अ कैप्स टेस्ट. कैप्स टेस्ट साल में आई थिंक 2 से 3 बार ये होते हैं, और दे बीन आई थिंक उनके लिए जो एलोकेशंस हैं टेस्ट की वो स्पेसिफिक सिटीज़ में ही है. So you cannot take it to any country. There has to be an allocation or date है, तो आपने उस हिसाब से उसे बुक करना है. आपने जाने ट्रैवल करना पड़ सकता है. जैसे अगर पाकिस्तान में नहीं है तो यू कैन नीड टू गो टू दुबई, और अगर इंडिया में है तो इंडिया में भी यू नीड टू चेक विच सिटी दे आर डूइंग इट, और फिर आप वहाँ जाके टेस्ट देंगे. इफ यू पास देन वो सेकंड स्टेज की तरफ जाते हैं, और आपको उसके साथ वो स्किल असेसमेंट भी देते हैं. देयर इज अ सेपरेट एप्लीकेशन आफ्टर द कैप्स टेस्ट यू नीड टू सबमिट, एंड दे विल गिव यू द स्किल असेसमेंट. That you need to submit to Department of Home Affairs with the EOI, and फिर आपका process चलेगा. तो this is how it happens. But if an industrial pharmacist, then you only require qualification post-study 1 year experience. That is from Vetasys.
and VTASs don't require any English as of now. आगे PR के लिए English चाहिए लेकिन assessment के लिए भी नहीं चाहिए. So एक update VTASs के लिए दे देते हैं from first, I think from just I this think month. 9th August हाँ, onwards. 9th August onwards need fees FCs. हाँ fees बढ़ी इनकी, और I बढ़ी think हाँ a week or two before उन्होंने priority processing की requirement change कर दी हैं. So अब आप directly apply नहीं कर सकते हैं, you have to have some reasons. I think आपकी invitation expire हो रहा हो या आपका IELTS score expire हो रहा है within 8 weeks and so on. 2-4 reasons उन्होंने mention किए, वो है तो आप priority के लिए request डाल सकते हैं and invoice मंगा सकते हैं. अच्छा, next question की तरफ चलते हैं. Furkan Jawad again, is it possible to lodge EY while you are waiting for the outcome of skill assessment body EA? आप कर सकते हैं लेकिन उसमें ये है कि आपने जब UI अगर 189 आ गया इनविटेशन तो यू आर गॉन. इट्स मोर फॉर द नॉमिनेशंस फॉर स्टेट स्पॉन्सरशिप के वो आपको टाइम देते हैं, लेकिन अगेन उसमें भी दो चीज़ें, अगर आपका एक्सपायर्ड है आपने रिन्यूअल के अप्लाई किया तो वो स्टिल आपको चांस देंगे, पर आपने कभी आपके हाथ में था ही नहीं तो माइट बी पॉसिबल दे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव गिवन एडवर्स इंफॉर्मेशन इन डूइंग UI. सो दैट इज केस बाय केस. तो आपने उस हिसाब से इसको देखना है, पर अभी पर्सनली वोंट सजेस्ट कि यू शुड पुट स्किल असेसमेंट प्रायर टू दी गेटिंग द पॉजिटिव आउटकम. बट अगेन डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट. वी कैन डेफिनेटली वर्क आउट थिंग्स. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम आपको प्रैक्टिकली जो हम करते हैं तो आपको समझा सकते हैं कि कितना टाइम फ्रेम है आपके पास टू गेट द पॉजिटिव आउटकम, और उसमें अगर इन्विटेशन भी आ जाता है तो स्टिल है बफर टू सबमिट दैट इन 60 days, तो वो आपके पास होगा टाइम जी करने के लिए. तो आई थिंक आपके लिए यही सजेशन है कि माइग्रेशन एजेंट जैसे हमें कांटेक्ट करें फेस टू फेस, एंड देन फिर उसमें हम आपको गाइड करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Okay, Anusha Naseem, what documents to upload for work experience if you are not claiming points for work in visa application? The visa application mentioned to only provide evidence for which I am claiming points. Depend on what you have submitted. If it's a non-relevant occupation, then you can just submit a resume as well. Resume will do. If you have contracts or pay slips, additional documents you can submit. But yes, if you're not claiming any points, the limited documentations are fine. Resume will do. I think we have already given this answer in your last live as well, but I'm repeating. Resume should be fine. Thank you. Let's go to the next one. Yes. Hasnain Aziz, my points are 55 without a state nomination, and I have a positive skill assessment from VTASs. I think he is an industrial pharmacist, which I believe. So yeah, chances are good. Hasnain, we already have given you the answer on this one, and I believe your occupation is really good. So definitely there would be lots of options. You would have it as soon as 491 की allocations आती हैं. Next question की तरफ चलते हैं. Zulkarnain, what is the current status of 190 visa grants for applications lodged in March 2023? I think they have started giving for 189s and 190. अगर onshore है तो quicker आ रही है, offshore में it's taking a bit of time, but yes, but I think still 3-4 months आपको और लगेंगे आते हुए, क्योंकि I think इन्होंने अक्टूबर से पहले वाली जो एप्लीकेशन है उनको स्टार्ट किया है, तो मार्च को आते आते टाइम लगेगा. सो आई थिंक यू आर स्टिल 3-4 months बिहाइंड द एक्चुअल जो भी जनरल ग्लोबल प्रोसेसिंग टाइम है, तो 3-4 महीने और लगेंगे आपको आते हुए. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कौन से प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन में आपकी स्किल असेसमेंट है, हेल्थ में है या टीचिंग में है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. So next question है राय अली से, how many chance of student visa with Alicos? I think talk to our education team because आपने बहुत ही vague question किया है, तो इसका कोई आंसर है नहीं हमारे पास. इंशाल्लाह आपके अच्छे प्रोफाइल हो तो इंशाल्लाह अच्छे चांसेस होंगे. Alicos और उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओवेज मंसूर पूछ रहे हैं, having 70 points including state points as of now for 190, skilled, already assessed as civil engineer and taking services from Think Higher, what are the chances? Okay, having 70 points including state, now 190 skill already assessed. Okay, taking chances are good. Again, we said the civil engineering is always good. So we've already given you the the overall picture of the civil engineer as well.
let's wait for the state sponsorships to come. But yes, 491, 190, 189, even 189 chances can be there if you have already have 65 points individually. Because last year, what happens, they invited even on 65, 70 points those who were offshore. So let's see how things go this time. But yeah, chances are good, definitely. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Babar's vlog for 491. Do we have to work in the same field for 3 years? No, you don't need to work 3 years in the same field. You can work in any occupations. You can work multiple jobs. You can do multiple jobs and combine the income. It's more about the income. So at the moment, what जो अभी waiver मिला हुआ है वो ये है कि अभी आपने सिर्फ 3 notice of tax assessment देने regardless of your income. Yeah. लेकिन जो TSMIT है वो 70,000 है at this stage. तो as soon as अगर वो implement फिर से हो जाता है तो you need to earn 70,000 per year. अब वो आप regardless of कितनी भी job से करें, कैसे भी करें, full time करें, part time करें, but you have to earn 70,000. That's they really And want. more importantly कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो रीजनल साइड होनी चाहिए. You have to live and And work work in in a a regional regional designated area. ये बहुत important है. Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्विकली. Anusha Naseem again, just to Okay. Okay, Let's go with Fawad Fawad, first. yeah. I have 75 points, 491 including state nomination, engineering professional. अगेन चांसेस आर गुड बट बहुत वेग सवाल है. चांसेस देखिए हर ऑक्यूपेशन के अच्छे हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आपका ऑक्यूपेशन अच्छा नहीं है. स्टेट स्पॉन्सरशिप्स क्या आती हैं उस हिसाब से अप्लाई करना होता है. तो दिस विल बी बेस्ड ऑन द स्टेट स्पॉन्सरशिप. अब आपका तो 189 लिस्ट में भी है क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोफेशनल एनएसी है. सो चांसेस आर रियली गुड. सो इट्स मोर अबाउट कितने पॉइंट्स हैं, कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कितना उसका टर्न अराउंड टाइम है. दैट ऑल डिपेंड्स एज वो. But yes, rest assured the profile is good. So hopefully वो 191 के लिए तो I don't think so that would be any issues here. So I think अब आखिरी सवाल रह गया हमारा. So I think Let's Anusha, take a quick one. Yeah. Just to clarify, it's a related occupation and I have got 2 years of positive assessment from VETSS, but I cannot claim points for work experience as it's less than 3 years. We would resume be enough? So Anusha, So you would have resume be enough? submitted everything to VETSS. So that 2 years of positive skill assessment you have got it, and they obviously might have given you a deemed date because you won't be able to claim for 3 years. So whatever documents you have submitted to VETSS, just submit that one. That's pretty generic. Yeah. Very easy to answer this question, I think. Resume along with whatever you have submitted to VETSS, that will do. Yeah. I think 2 more questions are there. Quickly लेते हैं and then we'll end up this session. Just so can I have like any update for visa grant of WhatsApp 9? Already answered. Next question. Jaishil, hi Anil, Jaishil here. Any update for my profile for the new year? I think Jaishil, we have already given the answer, but again, I'll repeat. We are still waiting for the state sponsorship allocations to happen. As soon as वो आएंगी तो हम करेंगे. We are predicting in 1 or 2 weeks time कुछ obviously state sponsorships open हो जाएंगे. Then definitely we'll activate your profile. We'll send it to few state sponsorships जैसा और जो भी UIs already active आपकी हैं. So we'll see how things go from there. Whereas RDAB will again email them to just start processing your application. Option दिया था, and let's see what if they have made any changes or not, which unlikely to be happen. Okay. Now, yes. So let's hope in next 1 or 2 weeks we'll keep you updated. So hopefully next live जब हम करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा information होगी. I've also predicted 189 rounds happening in August 23. That's a prediction. Don't take it like a official news, but let's hope. Yeah. Thank you so much Anil for joining us as a guest. I think आप सब लोगों के सवालात के आंसर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. जिन जिन के सवालात बाद में आते हैं डेफिनेटली उनको हमारी मार्केटिंग टीम और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो आपको कांटेक्ट करके आपको जवाब दे देंगी. सो अगर आप लोगों को हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, ऑल्सो फेसबुक पे लाइक करें, क्यूरीज भेजें एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस. थैंक यू अनिल. Thank you, Malik. It was very productive session today, and I hope that next time हम आएंगे तो with more exciting news for the state sponsorship and Department of Affairs. Yeah. Inshallah. Thank you so much, guys. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.